प्रिय बच्चों, मैं मनीषी पटेरा, आपका अपना फिजिक्स का टीचर, आपके अपने चैनल एसपी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने आपको अपने लास्ट वीडियो में स्थिर वैद्युति के बारे में बताया था। उसके बढ़ते हुए क्रम में आज हम आपको बताएंगे परावैद्युत पदार्थ। तो परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके नाभिक से इलेक्ट्रॉन दृढ़तापूर्वक बंधे हुए रहते हैं। ऐसे पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ उदाहरण के तौर पर आपने बच्चों नाम सुना होगा, मोम हो गया, कागज हो गया, अभ्रक हो गया, कांच हो गया आदि। ये सब उदाहरण हैं परावैद्युत पदार्थ के। परावैद्युत पदार्थ के बाद आता है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक को हम K से प्रदर्शित करते हैं। K बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन को हम निरपेक्ष की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन को हम कहेंगे निरपेक्ष की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युतशीलता। आप सूत्र से ही परिभाषा को ज्ञात कर सकते हैं, परिभाषा बता सकते हैं। निरपेक्ष की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। परावैद्युतांक अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। जैसे यदि मैं वायु या निर्वात की बात करूं तो K का मान 1 होता है। यदि मैं बात करूं जल की तो जल के लिए K का मान 80 होता है। यदि कागज की बात की जाए, कागज के लिए 3.5 होता है। इसके बाद सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है एग्जाम में, तो पूछा जाता है किसी चालक या किसी धातु के लिए। तो धातु के लिए K का मान होता है अनंत। ठीक है बच्चों, परावैद्युतांक को मैं फिर से रिपीट करूंगा। निरपेक्ष की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। बिल्कुल ये इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। इसके बाद अच्छे चलते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण नियम पर, जिसे कहते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बच्चों है क्या, तो समझते हैं। जो वैज्ञानिक कूलाम थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1785 में किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया। जैसे हमारे पास ये कोई मैंने Q1 तथा Q2, ये हमने दो स्थिर बिंदु आवेश माने, इनकी बीच की दूरी r मानी। तो इन्होंने बताया, वैज्ञानिक कूलाम ने, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। यहां मैंने बात की वैद्युत बल। वैद्युत बल भी दो प्रकार का होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। मैंने बताया भी था आपको लास्ट वीडियो में कि यदि कोई समान आवेश है तो उनके बीच में कार्य करने वाला जो बल होगा वो हमारा प्रतिकर्षण बल होगा। यानी यदि धन धन ऋण ऋण को हम पास में लाए तो उनके बीच में कार्य करेगा प्रतिकर्षण बल, और यदि हम धन ऋण और ऋण धन को पास लाए तो उनके बीच में कार्य करने वाला है आकर्षण बल। इसी प्रकार से इनके नियम के अनुसार वैज्ञानिक कूलाम ने बताया किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या स्पष्ट है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से जो आपको क्लियर होता है
F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास आता है कूलाम के नियम से किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल। अब बात आती है आगे के क्रम में, जब भी हम इनके चिन्ह को अलग करते हैं, किसके, जो समानुपाती के चिन्ह को, जैसे ही हम चिन्ह को अलग करेंगे तो एक नियतांक आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो प्रायोगिक मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये हम जब भी प्रयोगशाला प्रयोग करते हैं तो उसके लिए मान आता है, नियतांक है, तो उस नियतांक का मान आएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यदि इन आवेशों के बीच में, ये हमारे दो आवेश हैं Q1 व Q2, डिस्टेंस मैंने कितनी बताई थी R, यदि इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, परावैद्युत पदार्थ मोम हो सकता है, कागज हो सकता है, अभ्रक हो सकता है, कांच हो सकता है, प्लास्टिक हो सकती है, इनमें से किसी एक को रख देते हैं, तो अब इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसी फॉर्मूला के आधार पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपको कि एप्सिलॉन 0 जिसे हम क्या कहते हैं, उसका नाम है निर्वात की वैद्युतशीलता। इसके बारे में पूछा जाता है निर्वात की वैद्युतशीलता के कि इसका विमी सूत्र तथा इसका मात्रक बताइए। तो हम सबसे पहले इसका बताते हैं आपको मात्रक। इसका मात्रक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1/4 पाई मात्रक ही ने इसको अलग कर देंगे। के भी क्या है, एक हमारे परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है, ये भी एक आंकिक मान है, इसको भी अलग कर दिया जाएगा। तो F बराबर होगा 1/एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 के लिए निकालना तो एप्सिलॉन 0 = Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। हम स्पष्ट शब्दों में लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक, बिल्कुल इजी है, 1 नंबर का पूछा जाता है आपकी यूपी बोर्ड में। तो देखते हैं, Q1 का मात्रक कूलाम, Q2 का भी कूलाम, और F का न्यूटन, R का मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसका मात्रक बना कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बात आती है इसके विमी सूत्र की, तो हम निकालते हैं इसका विमी सूत्र का विमीय सूत्र। इसका विमी सूत्र क्या होगा, मात्रक से ही हम विमी सूत्र निकाल लेते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कूलाम, कूलाम का विमी सूत्र होता है 80 का स्क्वायर ऑन न्यूटन फोर्स, बल क्या होगा mL/t-2, बाकी डिस्टेंस मीटर का L स्क्वायर। हल करेंगे a²t² अपॉन L³ t-2। यदि ये सब ऊपर जाएगा तो हमारा क्या विमी सूत्र आएगा, m-1 a² L-3 t⁴। ये होता है एप्सिलॉन 0 का विमी सूत्र। क्लियर है बच्चों, एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है उसको ध्यान देंगे। एप्सिलॉन 0 का मान, ये भी मान प्रायोगिक मान है, 0.85 × 10⁻12। मात्रा जो इसका बनेगा अभी मैंने निकाला, कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बिल्कुल इजी है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम समझते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है।
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। तो जैसे मेरे पास कोई आवेशित कण है, ये कोई आवेशित कण है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें ये अपने प्रभाव को दर्शाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता। प्रभाव कैसे? ये धनावेश है, यदि इसके पास हम किसी ऋण को ले जाएं तो आकर्षण बढ़ लगेगा, और यदि हम इसको पास किसी धन को ही ले जाएं तो इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। फाइनली क्या है कि ये कोई आवेशित कण है जो अपने प्रभाव को दर्शा रहा है। परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वो अपने प्रभाव को दर्शाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक तो परिभाषा बच्चों ये हो गई। एक परिभाषा और होती है, किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके निकट कोई अन्य आवेशित कण ले जाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, ऐसे क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। बच्चों क्लियर है? वैद्युत क्षेत्र के बाद आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि वैद्युत क्षेत्र कितना तीव्र है, इसके लिए एक सूत्र होता है E बराबर F/Q0। F हमारा बल है और नीचे Q0 है परीक्षण आवेश। यदि मुझे इसकी परिभाषा ज्ञात करनी है तो Q0 को मैं 1 कूलाम कर दूंगा। मैंने यदि इसको 1 किया तो EF/8 1 हो गया, तो F इक्वल टू कितना हो गया? F। अब हम क्या कर सकते हैं, इस सूत्र से ही परिभाषा बता सकते हैं। जो आपकी क्लास है, ये क्लास बड़ी है, यदि हम ऐसे परिभाषा याद करेंगे तो हमें काफ़ी समय भी लगेगा और थोड़ा सा भूलने का एक डर भी होगा। इसके लिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा सूत्र को याद करते हैं। यदि वो फॉर्मूले हमें याद हैं तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, परिभाषा तो याद करते हैं और बाद में वो न्यूमेरिकल्स में भी काम आते हैं। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए फॉर्मूले में। फॉर्मूला मैंने लिखा E = F/Q0, जहाँ पर F क्या है? बल है। बल हमारा यहाँ, यदि मैं आवेश के संबंध में बात कर रहा हूँ तो यहाँ बात करूंगा वैद्युत बल की। ये हमारा वैद्युत बल है। Q0 क्या है? जो परीक्षण आवेश। यदि Q0 = मैंने कितना माना? 1, मैंने इसको 1 यहाँ रख दिया तो E = क्या हो गया? F हो गया। यानी कि जो वैद्युत बल है वो किसके बराबर है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। परिभाषा क्या बनी? ये हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र है, एकांक परीक्षण आवेश को या 1 कूलाम के आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में इस पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो जो भी बल लगा वो क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पुनः हम इस परिभाषा को आपको बताते हैं कि कोई एकांक परीक्षण आवेश उसको कहाँ लाए? वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, उस पर लगने वाले बल को ही बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। तो बच्चों क्या मात्रक बनेगा? न्यूटन प्रति कूलाम। अब बात आती है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमें किसी बिंदु पर ज्ञात करनी पड़ती है तो वहां पर हम किसी धनावेशित कण को क्या कर देते हैं? रख देते हैं। और ये जो धनावेशित कण जिस दिशा में जाएगा, जिस पथ पर जाएगा, वही दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जिस तरफ हमारा बल अनुदिश होता है उसी तरफ होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब अलग अलग पॉइंट के लिए यदि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फोकस क्या करते हैं कि यदि हमारे पास ये कोई धनावेश रखा है, इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। और चाहे आपका बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, सबसे ज़्यादा मोस्ट है इस टाइप के क्वेश्चन कि जैसे मेरे पास से कोई धनावेशित कण है, इस बिंदु P पर पूछी जाती है कि आप तीव्रता की दिशा बताइए, क्योंकि वो सदिश राशि है। तो धन के कारण हमेशा किसी बिंदु पर तीव्रता होती है सदैव बाहर की ओर। क्लियर है बच्चों? और यदि बात की जाए कोई ऋण आवेश हमारे पास रखा है कि कोई बिंदु P है, इससे पूछा गया है, तो वो हमेशा ऋण के लिए कहाँ पर होगी तीव्रता? अंदर की ओर, यानी कि ऋण की ही ओर। धन के कारण बाहर की ओर, ऋण के कारण अंदर की ओर, यानी कि ऋण के ही ओर। क्लियर है?
अब बात आती है इसके विमित सूत्र की। मात्रक तो क्लियर है ऐसा ही प्रणाली में, न्यूटन प्रति कूलम। विमित सूत्र ज्ञात करने के लिए हम फोकस करते हैं मात्रक से ही विमित सूत्र को ज्ञात करना। ई का विमीय सूत्र, ई का विमित सूत्र ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास ये है, यानी कि न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो न्यूटन का विमित सूत्र क्या होगा? N/L/T-2, यानी कि बल का विमित सूत्र हम पा गए। नीचे क्या है? आवेश का क्या हो जाएगा? AT। ऊपर जाएगा A-1। सबको पता है यदि कोई नीचे से ऊपर जाते हैं तो वो अपने घात को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। यदि एक की पावर यहाँ प्लस का एक ऊपर जाएगा तो वो जाएगा माइनस का एक, और यदि कोई चीज नीचे माइनस के ऊपर जाएगी तो वो प्लस की हो जाएगी। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई भी मान नीचे से, कोई भी घात नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो उनका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, धन का ऋण और ऋण का धन। ठीक है जी, A-1। अब M/L ऊपर गया T-3। इस प्रकार से हो गया हमारा ई का विमित सूत्र। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। एक डेरिवेशन आता है बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों को समझेंगे बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। जैसे थ्योरी के रूप में समझेंगे, बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। हमें सबसे पहले आना चाहिए थ्योरी लिखना। अक्सर क्या करते हैं हम लोग डेरिवेशन में कि लंबी चौड़ी थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। कोशिश हमारे ये रहना चाहिए कि जैसे ही हम डेरिवेशन प्रूव कर रहे हैं और उसमें जिस प्रकार से थ्योरी का उपयोग कर रहे हैं बोलने वाली भाषा में, बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हैं। बिल्कुल टफ नहीं होना चाहिए। किस प्रकार से? जैसे हमारे पास वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु O है जहां पर धन q आवेश रखा है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो थ्योरी लिखना आप लोगों को आना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं एग्जाम में डेरिवेशन लिख लेते हैं लेकिन थ्योरी नहीं लिखते, जिससे उनके मार्क्स डाउन हो जाते हैं। और हमें ध्यान देना है कि दोनों ही चीज बराबर मायने रखती है, जितनी थ्योरी और उतना वो डेरिवेशन। तो थ्योरी बिल्कुल ही, मैंने क्या किया था, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र में क्या बनाया था? कोई बिंदु O, वहां कौन रखा था? धन q आवेश। अब धन q आवेश से कौन था? r दूरी पर कौन था? बिंदु P, जहां पर क्या ज्ञात करना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर Q0 परीक्षण आवेश रख देते हैं। परीक्षण आवेश की मैंने लास्ट वीडियो में परिभाषा ही बताई थी। परीक्षण आवेश, अत्यंत सूक्ष्म आवेश को हम परीक्षण आवेश कहते हैं, जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। फाइनली एक काल्पनिक आवेश होता है। क्या होता है बच्चों? काल्पनिक आवेश। तो यहाँ पर हमने कोई Q0 आवेश रख दिया। दो आवेशित कण है, ये हमारे सामने इस पर बीच की दूरी r दे रहा है। तो जब भी इस कोई दो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं तो उनके बीच में एक बल कार्य करता है, वो विद्युत बल तो है ही। किस नियम के अनुसार? कूलाम के नियम के अनुसार। तो कूलाम के नियम के अनुसार F = 1/4πε0। मैंने यहाँ K नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ क्या है? निर्वात है। यह वायु हो सकता है क्योंकि K का मान निर्वात या वायु के लिए 1 होता है। ठीक है जी। अब आता है ε0 Q0, दोनों आवेश मैंने लिख दिए, और बीच की दूरी। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
बिंदु P पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या E बराबर F अपॉन Q0। Q0 को हमने यूज किया क्योंकि यहाँ बिंदु P पर हमने क्या माना, कोई भी परीक्षण आवेश रखा हुआ है, वो हमारा क्या है Q0। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारा सेकंड। अब क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 में, क्वेश्चन सेकंड में F की क्या करने पर, वैल्यू रखने पर, F का मान रखने पर हमने क्या रखा बच्चों उसमें, F का मान इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। नीचे क्या दे रहा है Q0। हम क्या करेंगे, Q0 से Q0 कैंसिल। क्लियर है। अब आगे का इसका क्रम समझेंगे। ये कैंसिल हो गया तो बच्चों क्या बचा हमारा, आया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। अब यदि मैं मानूं कि यहाँ पर माध्यम के रूप में के परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ रखा है, तब के परावैद्युतांक होने पर, ठीक है, के परावैद्युतांक होने पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तुरंत क्या है यूज हो गया के, Q अपॉन R स्क्वायर। बच्चों कोई कंफ्यूजन इसमें है किसी को? क्लियर है। इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे और आगे महत्वपूर्ण चीज समझेंगे, वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। बच्चों वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दोनों एक ही चीज है, यही वो कहते हैं हम वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखा, इसकी परिभाषा बहुत सरल है। हम समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक रखा धन आवेशित कण जिस पथ का अनुसरण करता है उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। क्या बिल्कुल परिभाषा सरल है कि वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा, कोई धन आवेशित कण वो जिस पथ का क्या करता है, अनुसरण करता है, उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा भी है वैद्युत बल रेखाओं की। दूसरी परिभाषा ये है, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, उन्हें वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, कोई हमें काल्पनिक रेखा खींच दी, वो किसको प्रेजेंट करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। ऐसी रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्लियर है। अब वैद्युत बल रेखा, वैद्युत क्षेत्र रेखा की विशेषताओं को समझते हैं। इसकी विशेषताओं को समझने के लिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण हम सबसे पहले समझेंगे। नंबर 1, यदि हम धनावेशित कण के कारण वैद्युत बल रेखाओं को खींचें, जैसे कोई धनावेशित कण है, इसके कारण वैद्युत बल रेखाओं को खींचें तो यह धन आवेश से बाहर की ओर निकलती है। कहाँ निकलती बच्चों, धन आवेश से बाहर की ओर। नंबर 2, यदि हम ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं खींचें तो वह ऋण में कहाँ जाती हैं, अंदर की ओर, यानी कि ऋण की ओर प्रवेश करती हैं। धन के लिए खींचेंगे, धन से बाहर की ओर जाएंगी। ऋण के लिए खींचेंगे, ऋण की ही ओर जाएंगी, यानी कि अंदर की ओर। तीसरा पॉइंट समझेंगे, यदि हम धन तथा ऋण दोनों के कारण खींच दें। नंबर तीसरा पॉइंट क्या है, यदि हमने ये धन है और ये ऋण है, इनके कारण खींच दें तो सीधा है कहाँ से,
धन से निकली, ऋण पर पहुंच गई, धन से निकली, ऋण पर पहुंची, क्योंकि धन का मतलब क्या है, धन से निकलना, और ऋण का मतलब क्या है, ऋण में प्रवेश करना। तो धन से निकली, ऋण पर प्रवेश हुई, धन से निकली, ऋण पर प्रवेश हुई। क्लियर है। अब आता है नंबर 4। कोई दो वैद्योत लेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि वो काट दें तो वहां पर क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी। मतलब जैसे कोई बिंदु है, इसी पर क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि किसी बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं हों। नंबर 5 को समझेंगे। नंबर 5 पॉइंट ये कहता है कि जो वैद्योत लेखाएं होती हैं वो एक दूसरे से समांतर होती हैं, समदूरस्थ होती हैं। नंबर 6 पॉइंट क्या कहता है? नंबर 6 पॉइंट ये कहता है कि जो वैद्योत लेखाएं होती है वो एक बंद वक्र नहीं बनाती। क्यों बंद वक्र नहीं बनाती? क्योंकि बंद वक्र जब कोई बनाता है, जब धन से निकलो धन पर ही क्या हो जाए समाप्त, मतलब जिस बिंदु से निकलेगा और उसी बिंदु पर वापस लौट आए तो वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे बंद वक्र। लेकिन ये क्या कर रहा है? धन से निकल रही है, वो कहाँ हो जा रही है? ऋण पर पहुंच रही। धन से निकल रही कहाँ पहुंच रही है? ऋण पर। धन से निकल रही कहाँ पहुंच रही? ऋण पर। धन से निकली कहाँ पहुंची? ऋण पर पहुंच रही है। इस प्रकार से यह एक वक्र बनाती है, बंद वक्र नहीं। बंद वक्र की सब क्या है? धन से निकलेगी वो धन पर ही क्या है? वापस आ जाए, ऐसा नहीं है। वो कहाँ से? धन से निकलेगी ऋण पर पहुंचेगी। इस प्रकार से इसकी जो विशेषताएं मुख्यतः हो गई वो आपकी 6। पहली विशेषता है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, यदि हम धन के कारण खींचे धन से बाहर की ओर निकलती हैं, यदि ऋण के कारण खींचे तो ऋण में अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। दोनों के कारण खींचे, धन से निकलेगी बच्चों ऋण पे चली जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, फिर धन से निकलेगी ऋण पे पहुंच जाएंगी, धन से निकलेगी ऋण पर पहुंच जाएंगी। ठीक है। यदि चौथा पॉइंट समझिए। चौथा पॉइंट ये कहता है कि दो वैद्योत लेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि वो काटेंगी तो क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, किसी एक ही बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं होती है। क्लियर है। नंबर 5वां क्या कहता है कि वैद्योत लेखाएं होती हैं एक दूसरे से समदूरस्थ होती हैं, समान दूरियों पर होती हैं। नंबर 6 क्या कहता है? नंबर 6 मैंने भी बताया कि धन से निकलेगी ऋण पर पहुंच जाएगी, लेकिन वो वापस धन पर नहीं आती, इसलिए वह बंद वक्र नहीं बनाती है। सबसे ज्यादा एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या वैद्योत लेखाएं क्या बंद वक्र बनाती हैं? या ये पूछा जाएगा कि दो वैद्योत लेखाएं क्या आपस में एक दूसरे को काटती हैं? दो वैद्योत लेखाएं एक दूसरे को आपस में नहीं काटती हैं और ना ही एक बंद वक्र की रचना करती हैं। ये भी पूछा जा सकता है, ऐसा क्यों? तो बंद वक्र की रचना इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि धन से निकलने के बाद वो धन पर वापस नहीं आती है, धन से निकलकर कहाँ चली जाती है? ऋण पर चली जाती है। आगे समझेंगे हम, बिल्कुल इजी। और वो है हमारे कूलाम के नियम का सदिश रूप। सदिश रूप को समझ लें, बिल्कुल सरल ट्रिक सदिश रूप ज्ञात करने की। कूलाम के नियम का सदिश रूप बहुत इजी है। कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है? तो सदिश रूप के लिए पहले तो मैंने ये रखा आपके सामने कूलाम का नियम। के परावैद्युतांक वाला माध्यम हो गया, Q1 Q2 दो आवेश हो गए जो कि क्या है? स्थिर बिंदु आवेश, और बीच की दूरी हो गई आपकी r, तो ये बना r स्क्वायर। F इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। सदिश रूप की बात आती है, सदिश ये है, सदिश हमारे लिए विस्थापन भी है, और यहाँ पर r कैप लग जाएगा। जैसे यहाँ पर r कैप लगा, ये इसका सदिश रूप हो गया। क्लियर है। इसको कहते हैं r कैप को लंबकोणीय एकक सदिश। कोई कंफ्यूजन? इसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकालते हैं, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। इजी है। सदिश रूप का ये लगाया r पर वेक्टर, यहाँ r पर लग गया हमारा कैप। कोई कंफ्यूजन? r कैप का और भी मान होता है, r कैप बराबर होता है हमारा r वेक्टर अपॉन r। कोई कंफ्यूजन? ये आपने पढ़ा होगा सूत्र,
फर्स्ट ईयर में एक सूत्र आप पढ़ा होगा, ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन ए का मॉड। इसी मॉड को हम क्या लिख सकते हैं, क्लियर। यदि हम इसको मॉड के रूप में न लिखना चाहें, यदि मॉड में है तो परिमाण है, मॉड के बिना मुझे उसमें सदिश का तीर लगाने की बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, उसका मॉड यानी कि उसका परिमाण, और ऊपर क्या दे रहा है, क्या है, सदिश राशि। तो ये हमारे लिए क्या है, लंबकोणीय इकाई सदिश। कोई कंफ्यूजन, ये हमारा हो गया सदिश रूप। कोई कंफ्यूजन किसी को भी, समझ में आ गया बच्चों, धन्यवाद। अब आगे समझेंगे सर। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव निकाय। इंग्लिश में बोलते हैं वैद्युत मतलब इलेक्ट्रिक, द्विध्रुव मतलब डाइपोल, निकाय मतलब सिस्टम। इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम समझेंगे इसको। ये हमारे पास जैसे दो आवेश हैं, ठीक है जी, देखने में क्या है, परिमाण में समान, नेचर में कैसे हैं, विपरीत है, क्लियर। अब परिभाषा क्या बनी, जब समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, ऐसे बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव निकाय कहते हैं। परिमाण में कैसे बच्चों, समान, और नेचर में कैसे हैं, विपरीत, एक दूसरे से कैसे हो जाए, अल्प दूरी पर। तो ऐसे बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव निकाय कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव निकाय के आते उदाहरण आपका HCl, आपने किया भी पढ़ा हो, ये सब उदाहरण होते हैं HCl। अब कैसे, यदि हम HCl पे क्या हो जाएगा, माइनस, इससे क्या स्पष्ट है, H ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और Cl ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया। ये दाता है, ग्राही, लेकिन स्थानांतरण किसका हो रहा, केवल एक इलेक्ट्रॉन का, क्लियर है, ठीक है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि ये देखिए, इस पे धनावेश, इस पे क्या है, ऋण आवेश। जितना एक पे धन है उतना ही दूसरे पे क्या है, ऋण है। परिमाण में क्यों समान है, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, एक ही का। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्लियर है। अब आता है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण आपका क्या हो गया बच्चों, मूवमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या, समझेंगे। वैद्युत द्विध्रुव निकाय को हम जानते हैं, क्या वैद्युत द्विध्रुव निकाय, ये ऋण क्यू है, ये धन क्यू है। कितनी दूरी पर एक दूसरे से, अल्प दूरी हमने मानी 2l है, इतनी दूरी पर वो स्थित है। अब वैद्युत द्विध्रुव निकाय की रचना करने वाली किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनकी बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को, ये बीच की क्या हो गई, अल्प दूरी, परिमाण मतलब मैंने केवल उसकी वैल्यू रखी, और भाषा रिपीट करते हम, तो क्या है, जब वैद्युत द्विध्रुव निकाय की रचना करने वाले किसी एक आवेश का परिमाण, वो तो इक्वल है, तो हमने एक आवेश का परिमाण ले लिया, और बीच की अल्प दूरी की गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि होती है, और इसकी जो दिशा होती है वो ऋण से कहाँ पर जाती है, धन की ओर, क्लियर। और इसीलिए यहाँ पहले ऋण को लिखा गया और फिर बाद में धन को लिखा गया, क्लियर है बच्चों। मात्रक की बात की जाए तो मात्रक बहुत ईजी है, इसका कूलाम है, ये बीच की दूरी डिस्टेंस है, मीटर। तो मात्रक क्या बना बच्चों, P का मात्रक बीजी है, क्या है, कूलाम मीटर। अब आता है इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, कूलाम का विमीय सूत्र AT अभी बताया था, और जो बीच की दूरी है, लेंथ है, डिस्टेंस है, क्या होगी इसकी, L। तो क्या बना, ATN। समझ में आ गया बच्चों, जैसा क्लियर हो गई, ऋण से धन की
और आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें।